हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल क्लास, जिसमें हम रिव्यू करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के 7 जनवरी का एक एडिटोरियल आर्टिकल। ठीक है, तो एक बार आर्टिकल पढ़ लेते हैं। द इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ women in the Indian Institutes of Technology (IIT) marks a pivotal moment in the journey toward greater inclusivity and gender equity in India's premier institutions of higher education. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेलकम अफर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा इस फ्रेज का, इट इज़ ऑल्सो वेलकम अफर्मेशन ऑफ द लार्जर एंड इरिवर्सिबल शिफ्ट इन सोसाइटी दैट टॉप डाउन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन हेल्प मेक डीपर एंड वाइडर। ये भी एक फ्रेज ध्यान रखिएगा, टॉप डाउन। ठीक है, दो फ्रेज अपने को अभी मिल चुके हैं। एक है वेलकम एफर्मेशन, ठीक है, और सेकंड अपने को मिला है अभी टॉप डाउन। ठीक है, ये हो गया, दैट कैन हेल्प मेक डीपर एंड वाइडर। Data obtained by this newspaper under the Right to Information Act has revealed that 6 years since the implementation of a supernumerary quota of 20% for women in undergraduate engineering programs। ठीक है, एक बार ये सेंटेंस फिर से देखते हैं। Since the implementation of a supernumerary quota of 20% for women in undergraduate, अगर आप यहाँ कॉमा लगा के सब पढ़िए, in undergraduate engineering programs in which extra seats were created instead of reserving them within the existing pool, IITs are witnessing a significant surge in female students। ठीक है, ये भी आप एक फ्रेज देख सकते हैं, significant surge, significant surge। ठीक है, at IIT Kanpur, the number of women rose from 908 in 2017 to 2124 in 2024. IIT Roorkee saw a 76% jump between 2019-20 and 2024। एक ये भी आप फ्रेज ध्यान दीजिए, सॉ अ एक्स परसेंट का जंप, तो कितने परसेंट बढ़ता है उसको हम बोलते हैं एक्स परसेंट जंप। ठीक है, IITs in Chennai, Mumbai and Guwahati and Kharagpur too IITs in Chennai, Mumbai, Guwahati and Kharagpur too saw commensurate jumps in enrollment। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स अपने को मिले हैं यहाँ पे, commensurate, सुपर न्यूमरी, है ना, इन सब के मतलब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये तीन फ्रेज आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। एक है वेलकम एफर्मेशन, एक है टॉप डाउन, एक है सिग्निफिकेंट सर्ज। इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ एक बार। वेलकम एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब एग्री करना। ठीक है, एफर्मेशन मतलब मानना, किसी चीज़ से एग्री कर लेना। वेलकम एफर्मेशन मतलब पॉजिटिवली, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत खुशी हुई, खुशी से आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ हो गई है। ये एक फ्रेज़ है वेलकम एफर्मेशन की, खुशी खुशी आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट करी कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, टॉप डाउन, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे पूरा इफेक्ट आ रहा है किसी भी चीज़ में। अगर आपका कोई ऑफिस है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट आप ऑफिस में जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो ऊपर से नीचे हर लेवल पे अप्लाई होता है लॉ। ठीक है, तो उसका क्या है, ऊपर कोई लॉ बनाता है और फिर हर लेवल पे वो लॉ अप्लाई होता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट टॉप डाउन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल, जो ऊपर सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे आएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, फिर आपके वार्ड लेवल पे, तो हर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन पे आपको एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसका ये मतलब है टॉप डाउन का। ठीक है, सिग्निफिकेंट सर्ज का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट सर्च का मतलब आपका हुआ सिग्निफिकेंट सर्च, मतलब सिग्निफिकेंट मतलब मोर,
लार्ज, अलॉट, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम लिखें बहुत ज़्यादा, दैट इसका मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट सर्ज, अब सिग्निफिकेंट सर्ज मतलब लॉट, अ लॉट ऑफ, है ना, ज़्यादा। और सर्ज का क्या मतलब होता है, बढ़ना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट सर्ज, सर्ज एक्चुअली आपका एक वर्ब है, टू सर्ज, ठीक है। टू सर्ज, सर्ज मतलब इंक्रीज होना, ग्रो होना, ठीक है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ें, अब देखो क्या हो रहा है। हाँ, अगर हम ग्रो होना, अगर हम सिग्निफिकेंट और सर्च को जोड़ते हैं तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अ लॉट, और इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। सिग्निफिकेंट सर्च मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि सर्ज अगर हमारा यहाँ पे वर्ब है ना, सर्ज अगर हमारा यहाँ पे वर्ब है तो सिग्निफिकेंट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये इस वर्ब की स्पेशलिटी बता रहा है कि कैसा सर्च था, सिग्निफिकेंट सर्च था, ठीक है। तो दिस इज वर्ब, सिग्निफिकेंट बिकम्स द एडवर्ब, ठीक है। एक बार आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। द अपसर्ज रिफ्लेक्ट्स, एक वर्ड और ना मिला यहाँ पे अपने को, अपसर्ज। द अपसर्ज रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन between individual ambition and availability of opportunities that is a result of good faith affirmative action। एक फ्रेज अपने को मिलता है यहाँ पे, गुड फेथ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। Initiated in 2018, the quota in IITs goes beyond numbers in reshaping an academic space that has historically been male dominated. There have been infrastructure upgrades in the form of more hostels, washrooms and recreational facilities for women, ठीक है। एक फ्रेज यहाँ पे मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ, ये पूरा एक फ्रेज साथ में ही रहेगा हमेशा, इन दी फॉर्म ऑफ, ठीक है। Some campuses have a special open door policy for female aspirants and their parents to learn about campus life. नेक्स्ट अपने को फ्रेज इसमें से मिलता है सीखने के लिए, ओपन डोर, ठीक है। These are all welcome departures from a masculine imagination of the classroom where women were expected to man up or ship out, where safeguards against everyday sexism were few and far between। एक और फ्रेज मिलता है फ्यू एंड फार बिटवीन, एक फ्रेज है शिप आउट, एक है मैन अप, ठीक है। तो आपको एक, दो, तीन, ये तीन आगे देखेंगे एक बार हम, है ना। एक और आपको मिलता है वेलकम डिपार्चर्स, वेलकम डिपार्चर्स। पिछले पे हमने पढ़ा था वेलकम एफर्मेशन, पिछली स्लाइड में। The change challenges the old narrative that STEM is a field for men and signals a future where women's voices, ideas, and innovations will be indispensable, ये भी important word है, in shaping the country's intellectual and technological future. Given that of the total enrolled students in engineering and technology, according to the All India Survey on Higher Education, women still comprise only 11 lakh, while 26 lakh are men in the undergraduate programs. It is crucial to bridge the gap. एक अपने को और मिलता है, bridge the gap, ठीक है। तो ये 5 फ्रेज अपने इस हमने सीखे हैं इस बार। गुड फेथ, इन द फॉर्म ऑफ, ओपन डोर, वेलकम डिपार्चर और ब्रिज द गैप।
ठीक है, ये पांचों फ्रेज आप ध्यान दीजिए, इनका एक बार जल्दी जल्दी से मीनिंग में बता देता हूँ। गुड फेथ मतलब भरोसा करना, अगर मैं एकदम सिंपल हिंदी में बोलूँ, गुड फेथ मतलब भरोसा करना। और हमेशा गुड फेथ जाएगा ऐसे, इज अ रिजल्ट ऑफ गुड फेथ मतलब भरोसेमंद एफर्मेटिव एक्शन, कोई अच्छा एक्शन लिया था जिस पे लोगों का ज़्यादातर भरोसा था कि इससे रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से, कैसे, कैसे किया, ठीक है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ। तो हमने हिंदी फॉर्म ऑफ पढ़ा ये, देयर हैव बीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया था इन द फॉर्म ऑफ, कैसे अपग्रेड किया गया था, मोर हॉस्टल्स, मोर वॉशरूम्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, ओपन डोर, ओपन डोर का मतलब आपका होता है, ओपन डोर मतलब होता है कि आपका एक्सेप्टिंग, वेलकमिंग। ओपन डोर का बेसिकली आपको हिंदी में मतलब क्या लग रहा है कि दरवाज़ा आपने खोल दिया है, मतलब आप सबको वेलकम कर रहे हो, आप सबको आने दे रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्पेशल ओपन डोर पॉलिसी फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू लर्न अबाउट कैंपस लाइफ। ठीक है, तो कुछ कैंपसेस की ओपन डोर पॉलिसी है, मतलब वो वेलकम करते हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोगों की पेरेंट्स आए फीमेल एस्पिरेंट्स के और कैंपस लाइफ के बारे में सीखें। इस तो ओपन डोर का मतलब हुआ वेलकमिंग, एक्सेप्टिंग, आप बुला रहे हो कि हाँ आप ये काम कीजिए आके। एक है वेलकम डिपार्चर, डिपार्चर होता है जाना, है ना, टू लीव। तो ये कई बार यूज़ होता है पास्ट में कोई चीज़ हो रही होती है और वो चीज़ अब होनी बंद हो जाती है अगर, तो हम उसको बोलते हैं कि उस चीज़ से डिपार्चर हो गया है। मतलब पहले अगर कोई रूल था या पहले अगर कोई लॉ था और वो लॉ अब हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो हम बोलेंगे कि उस लॉ से हमने डिपार्चर हो चुका है, डिपार्ट कर चुके हैं हम उस लॉ से। और वेलकम मतलब लोगों को पसंद आने वाली चीज़, वेलकम मतलब खुश होना अच्छे से, मतलब खुशी मिलना उस बात से। तो अगर किसी चीज़ को बदला जा रहा है, किसी चीज़ में बदलाव आ रहा है और लोग उसमें खुश हैं, तो वहाँ पे हम एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है वेलकम डिपार्चर। ठीक है, तो ये हो गया वेलकम डिपार्चर का मीनिंग। एक है हमारा फ्रेज़ ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप का आपको वैसे भी मतलब समझ आ सकता है अगर हम देखते हैं तो। ब्रिज द गैप क्या होता है कि अगर आपका कोई गैप है, नदी बह रही है या कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर आप ब्रिज बनाते हो, ये फ्रेज़ बना वहीं से है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में अगर आप इंग्लिश में बात करें और आपको बोलना है कि यहाँ पे दो चीज़ों में गैप था बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है कि मेल बच्चे तो बहुत हुआ करते थे लेकिन फीमेल बच्चे बहुत कम हुआ करते थे। तो मेल बच्चे मान लीजिए 30 लाख बच्चे आ रहे हैं और फीमेल सिर्फ 5 लाख आ रही है। ठीक है, तो ये गैप कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, 25 लाख बच्चों का है। तो अगर ये गैप हमें कम करना है तो हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे ब्रिज द गैप का। ठीक है, कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे आप ये गैप को ब्रिज कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी कहाँ यूज़ हुआ है ब्रिज द गैप, इज़ क्रूशल टू ब्रिज द गैप। हाँ, अब देखिए यहाँ पर भी नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था यहाँ पे नंबर्स का, विमेन इज़ ओनली 11 lakhs एंड 26 lakhs आर मैन। ठीक है, तो मैन कितने बोल रहा है 27 lakhs और फीमेल्स कितनी बोल रहा है 11 lakhs, तो अभी भी कितना गैप है, 16 लाख का गैप है। तो अगर ये गैप हमें कवर करना है तो हम कैसे करेंगे, जो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, वो उसके लिए हम बोलेंगे टू ब्रिज द गैप। ठीक है, ये हमारे फ्रेजेस हो गए इस वाले आर्टिकल के। अब हम देखते हैं कि टोन समरी और क्या आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा था जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था कल। तो इस आर्टिकल का टोन है पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आप टोन के ये वर्ड्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए कैसे कैसे टोन डिफाइन होती है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और थर्ड है इंफॉर्मेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक ऑलमोस्ट आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव मतलब कोई अच्छी बात है, मतलब जो भी चीज़ हो रही थी
वो पॉजिटिव हो रही थी उसका, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम थे, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा थे। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आगे चल के आपको उम्मीद है कि उस चीज़ से अच्छा कुछ होने वाला है, तो यू आर ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आप जैसे अभी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो आज ऑप्टिमिस्टिक कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होगा। और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि नंबर्स फैक्ट्स उन सबको दिया जा रहा था, तो इन्फॉर्मेटिव भी था ये आर्टिकल। इट सेलिब्रेट्स प्रोग्रेस वाइल एक्नॉलेजिंग द नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। इट सेलिब्रेट्स प्रोग्रेस मतलब कि जितना अभी तक बढ़त हुई है, जितने अभी तक रिफॉर्म्स आए हैं, उनको वो सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब उनसे वो खुश हो रहा है कि हाँ मतलब कुछ कुछ अच्छे काम हो चुके हैं। वाइल एक्नॉलेजिंग नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजिंग मतलब इस एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसका एक्नॉलेज का भी मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। समरी क्या है आर्टिकल की? दिस आर्टिकल हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज in women's representation in Indian Institute of Technology following the implementation of a 20% supernumerary quota in undergraduate engineering programs। ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट अ लॉट, सिग्निफिकेंट क्या है? एडवर्ब। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ग्रो करना। इन विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन आईआईटी फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 20% कोटा। फॉलोइंग यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है? फॉलोइंग मतलब आफ्टर, आफ्टर समथिंग हैपेंस। ठीक है, आफ्टर समथिंग हैपेंस उसको आप बोलते हैं फॉलोइंग। तो किस चीज़ के बाद हुआ? जब 20% कोटा इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, आर्टिकल क्या सजेस्ट कर रहा था ये इंडियन एक्सप्रेस का? आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है दैट एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, मतलब पॉजिटिव एक्शन पॉलिसीज जैसे कि सुपर न्यूमरी कोटा इफ़ेक्टिव है, आर इफ़ेक्टिव। आर यहाँ पे प्लूरल है, ध्यान दीजिए। आर का सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? पॉलिसीज़ है। ठीक है, आर का सब्जेक्ट क्या है? पॉलिसीज़ के लिए आर यूज़ हो रहा है। इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कंटिन्यूड एफर्ट्स आर नीडेड टू अचीव फुल जेंडर पैरिटी इन स्टेम फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे वापस हम देखते हैं कि आर किस के लिए यूज़ हो रहा है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज कंटिन्यूड एफर्ट्स आर। ठीक है, एफर्ट्स प्लूरल है यहाँ पे, तो हमारा आर भी प्लूरल जा रहा है। ठीक है, स्टेम क्या होता है? स्टेम एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये मोस्टली साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए एक कॉमन शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, स्टेम। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। एक बार हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में आए थे कल। फर्स्ट वर्ड है जो है पिवटल। पिवटल का मतलब होता है क्रूशियल इंपॉर्टेंस, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, पिवटल आपका क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, पिवटल क्या है आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, पिवटल का वर्ब फॉर्म अगर इन्फिनेटिव फॉर्म देख लें पिवटल का, टू पिवट। ठीक है, इसका पास्ट होता है पिवटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है पिवटिंग। पिवट का अगर हम सिनोनिम्स देखते हैं, पिवट का मतलब होता है ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, तो इसका सिनोनिम हुआ क्रूशियल, क्रिटिकल, डिसाइसिव, की, मोमेंटस। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं सारे। इसके ऑपोजिट मीनिंग क्या होंगे पिवटल के? इसका मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट का मतलब होगा कम इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और उसी टाइम हम लोग इनके और मीनिंग समझते रहेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट वर्ड अपना आता है एफर्मेशन।
अफर्मेशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ अफर्मिंग समथिंग और बीइंग अफर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी हमने अफर्मिंग वर्ड ही ले लिया है, बट इफ अफर्मेशन का मतलब होता है टू एग्री, टू एक्सेप्ट। ठीक है, मान लेना, बेसिकली किसी बात को मान लेना। ठीक है, तो अफर्मेशन का मतलब है ये। अफर्मेशन है नाउन। अगर हम इसका वर्ब फॉर्म देखते हैं तो इसका वर्ब फॉर्म होता है टू अफर्म। ठीक है, ये इसका वर्ब फॉर्म है। इसका पास्ट में क्या होता है? अफर्म्ड। पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल अफर्मिंग। इसके सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कंफर्मेशन, असर्शन, डिक्लेरेशन, एंडोर्समेंट और वैलिडेशन। एंटोनिम्स, ऑपोजिट मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है मान लेना, एग्री कर लेना। इसका ऑपोजिट का क्या मतलब होगा? नहीं मानना, रिजेक्ट कर देना। तो डिनाइल, रिजेक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, रिफ्यूटेशन। ये वर्ड कम यूज़ होता है इंग्लिश में, बट याद रख सकते हैं, डिसअवावल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ड आ रहा है सुपर न्यूमरी। सुपर न्यूमरी मतलब एक्सीडिंग द यूजुअल और नेसेसरी नंबर। मतलब यूजुअल क्या है? जैसे किसी में वैकेंसी मान लीजिए आई है 1000 बच्चों की, लेकिन अप्लाई कितने कर रहे हैं? 5 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो यूजुअल फी मतलब लिमिट कितनी है? 1000 बच्चे चाहिए, एप्लीकेशन कितनी है? 5 लाख। तो ये सुपर न्यूमरी नंबर है एप्लीकेशंस का, क्योंकि नॉर्मली 1000 बच्चों के लिए 2000 4000 बच्चे अप्लाई करेंगे, लेकिन जब 5 लाख अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सीड कर रहा है यूजुअली उस लिमिट को। ये क्या है? एडजेक्टिव है सुपर न्यूमरी। ये किसी नाउन को डिफाइन करता है। मतलब सुपर न्यूमरी लिमिट, सुपर न्यूमरी अटेंडेंस, तो इसके आगे हमेशा एक नाउन आएगा। ठीक है, सुपर न्यूमरी खुद नहीं हो सकता होगा, हमेशा इसके बाद एक नाउन आएगा। इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है। सुपर न्यूमरी मतलब बहुत ज़्यादा, तो अब इसके सेम मीनिंग्स क्या होंगे? एक्स्ट्रा, एडिशनल, सप्लीमेंट्री, सरप्लस, रिडंडेंट। ठीक है, रिडंडेंट कम बार आप यूज़ कर पाएंगे, सरप्लस यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट मतलब क्या होगा? नेसेसरी, एसेंशियल, रिक्वायर्ड, बेसिक, फंडामेंटल। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका ऑपोजिट का मतलब होगा नॉर्मल जो चीज़ होती है। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब नेसेसरी है, एसेंशियल है। जैसे अगर हम इसकी लिमिट की बात करते हैं, तो ये लिमिट नेसेसरी लिमिट है कि 1000 वैकेंसीज है तो 1000 बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये बेसिक है, 1000 फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, सर्ज। सर्ज का मतलब होता है सडन लार्ज इंक्रीज, मतलब एकदम से बढ़ जाना। ये वर्ब फॉर्म है नाउन। सर्ज का इन्फिनेटिव क्या होता है? टू सर्ज। ठीक है, इसका पास्ट में क्या होता है? सर्ज्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल सर्जिंग। ठीक है, इसका मतलब है एकदम से बहुत बढ़ जाना। तो और सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपस्विंग, एस्केलेशन। एस्केलेशन काफ़ी क्लोज मीनिंग है सर्ज से, क्योंकि सर्ज मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और एकदम से बढ़ गई। ठीक है, एक होता है कि किसी चीज़ को ऐसे नॉर्मल बढ़ते रहना, कि वो ऐसे 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 बढ़ रहा है। एक होता है ऐसे एकदम से बढ़ जाना किसी चीज़ का, जैसे जब बाढ़ आती है या जब डैम का पानी छोड़ा जाता है तो एकदम सर्ज ऑफ वाटर आता है, मतलब वो धीरे 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 नहीं बढ़ता, वो एकदम से बढ़ता है। तब हम बोलेंगे कि वो सर्ज हुआ वाटर वहाँ पे। तो किसी चीज़ की भी एकदम से ग्रोथ होती है तो आप कह सकते हो सर्ज हुई वो चीज़। ठीक है, तो सर्ज और एस्केलेशन का मतलब आप यूज़ कर सकते हो एक जगह। एक वर्ड आया था हमारा कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, इन प्रोपोर्शन, मतलब किसी चीज़ के बराबर। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, किसी चीज़ के बराबर जो होता है उसको बोला जाता है कमेंसुरेट, उसी के रेशियो में। ठीक है, कि जितनी कोई चीज़ है, जितना आपका मान लीजिए एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही आपकी डेजिग्नेशन होगी गवर्नमेंट जॉब में, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई ज्वाइन करते एकदम से सीईओ बन जाता है कहीं पे।
तो उसकी जो डेजिग्नेशन है या उसकी सैलरी है वो कमेंशरेट रहती है उसके एक्सपीरियंस के बराबर से। तो किसी चीज़ के हिसाब से जब दूसरी चीज़ होती है तो वो कमेंशरेट वर्ड यूज़ किया जाता है। ये है एडजेक्टिव, इसका कोई वर्ब फॉर्म जनरली नहीं होता है। अब कमेंशरेट मतलब ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन में, ऑलमोस्ट एक सेम रेशियो पे। तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनेट, इक्विवेलेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट, कंपेरेबल और मैचिंग। इसके ऑपोजिट मीनिंग्स क्या होंगे? डिसप्रोपोर्शनेट, अनइक्वल, डिसिमिलर, डाइवर्जेंट और इनकम्पैटिबल। ठीक है। एक वर्ड और आया है इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकता, मतलब विदाउट दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है। जैसे इंडिस्पेंसिबल क्या चीज़ होती है? जैसे आप एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की एक एक क्राइटेरिया होता है कि आपका बैचलर्स डिग्री होना ही है, मैंडेटरी है वो चीज़। ठीक है। तो जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो इंडिस्पेंसिबल कहलाती है, कि बिना बैचलर्स डिग्री के आप वो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो जहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, दैट इज़ इंडिस्पेंसिबल। अब इसका वर्ब फॉर्म में क्या होता है? टू डिस्पेंस। आप जब कभी भी वर्ब्स को लर्न करें तो हमेशा उसके इन्फिनिटिव से ही स्टार्ट करें, सीधे पास्ट से या प्रेजेंट से शुरू भी नहीं करना है अपने को, हमेशा इन्फिनिटिव से शुरू करना है। आप पहले लिखिए टू डिस्पेंस, फिर उसके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पे जाइएगा। पास्ट हुआ इसका डिस्पेंस्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस और डिस्पेंसिंग। ठीक है। इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, नेसेसरी, रिक्विजिट। और इसके ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है? अननेसेसरी, डिस्पेंसिबल, ऑप्शनल, सुपरफ्लुअस। ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़रूरी, उसके ऑपोजिट का मतलब होगा कि वो ज़रूरी नहीं है। तो अननेसेसरी है, डिस्पेंसिबल है, ऑप्शनल चीज़ें हैं कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो ये हमारे वर्ड्स कवर हो गए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ब और टेंस यूज़ हुए थे इस आर्टिकल में। तो पहला हुआ था मार्क्स। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? टू मार्क। ठीक है। ये हर एक के आप अगर हम इन्फिनिटिव फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप वर्ब्स का लर्न कर सकते हैं। इज़, इज़ तो प्रेजेंट सिंपल है, ये कौन से वर्ब का है? टू बी। कैन, हेल्प, मेक। ठीक है। ये एक पूरा आपका वो बन गया मॉडल और इन्फिनिटिव, कि ये हो सकता है, कैन हेल्प मेक, कि ये चीज़ बनने में हेल्प हो सकती है इस चीज़ की। हैज़ रिवील्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब अभी रिवील किया गया। अब ये कौन सा वर्ब हुआ लेकिन? टू रिवील। आर विटनेसिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब अभी विटनेस कर रहे हैं। ये कौन सा वर्ब हुआ? टू विटनेस। ठीक है। रोज, ये वर्ब है अपना टू राइज। सॉ, टू सी, रिफ्लेक्ट्स, टू रिफ्लेक्ट। इज हमने देख लिया है इनिशिएटेड, गोज, हैव बीन, हैव, लर्न, आर, वर, चैलेंजेस और सिग्नल्स। ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप एक बार नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है। फिर हम एक बार इडियम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं जो इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में आए थे। पहला फ्रेज जो आया था वो है मैन अप। मैन अप का मतलब होता है टू बिहेव इन अ मैस्कुलिन वे, मतलब जो हम बोलते हैं ना, मतलब मर्द बन के काम करो, जैसी मेहनत करो। तो उसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है टू मैन अप। स्पेशली इन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग करेज और स्ट्रेंथ, जिस चीज़ में बहुत मेहनत या कोई करेज चाहिए उसके लिए फ्रेज होता है मैन अप। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कोच टोल्ड द टीम टू मैन अप एंड प्ले हार्डर। अब टीम को कोच ने बोला कि थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और दम लगाओ और बहुत अच्छे से खेलो। अगर कोई टीम बहुत वीक खेल रही है, बहुत ध्यान नहीं दे रही है अपने गेम पे, है ना, बहुत हार रही है, तो कोच उसको जाके क्या बोलता है कि आप लोग थोड़ी सी और जान लगाओ, थोड़ा सा और जोश लाओ, थोड़ा सा और दम लगाओ। तो द कोच टोल्ड द टीम, टोल्ड यहाँ पे है अपना पास्ट टेंस,
टोल्ड द टीम टू मैन अप एंड प्ले हार्डर। ठीक है, यहाँ पे प्ले अपना एक आपका वर्ब हो गया, हार्डर हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, सिमिलर फ्रेजेस एक बार नोट कर लेते हैं। मैन अप के सिमिलर फ्रेज होता है टू बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, टफन अप, फेस द चैलेंज। ठीक है, मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए, तो उसके लिए मैन अप यूज़ होता है। एक होता है शिप आउट। शिप आउट मतलब टू लीव और टू बी सेंट अवे। जैसे आप अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें होता है ना शिप आउट, शिपिंग डेट होती है। तो मतलब किसी चीज़ को भेज देना, किसी चीज़ को निकालना, स्पेशली फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस। ठीक है, आफ्टर फेलिंग द ट्रेनिंग ही वॉज शिप्ड आउट। शिप्ड आउट का मतलब होता है किसी को भेज देना भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आफ्टर फेलिंग द ट्रेनिंग ही वॉज शिप्ड आउट। हु वॉज शिप्ड आउट, ही वॉज शिप्ड आउट आफ्टर ही फेल्ड द ट्रेनिंग। ठीक है, अगर हम इसको एक एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ही वॉज शिप्ड आउट आफ्टर ही फेल्ड द ट्रेनिंग। ठीक है, इसका मतलब जब उसने ट्रेनिंग फेल कर दी उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया गया, ही वॉज शिप्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेज आ रहा था फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब नॉट वेरी मैनी, इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत कम। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन और फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की, बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की। तो किसी भी चीज़ में आप बोलना चाहते हैं ना कि ये बहुत कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्यू एंड फार बिटवीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ में। जैसे उसके सिमिलर मतलब हो गया रेयर, स्केर्स, अनकॉमन, इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़े से और एग्जांपल्स ऐड कर दूंगा, जैसे हम और एग्जांपल से इनके यूजेज समझ पाएंगे, तो यूजेज करते टाइम आपको और इजी हो जाएगा इसको याद करने में। ठीक है, नहीं तो आप अभी भी फ्यू एंड फार बिटवीन के एग्जांपल्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रिमाइंडर अपना क्लासेस का, तो डेली 2 बजे एडिटोरियल की क्लास आती है और डेली 6 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास आती है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं और ये दोनों देख रहे हैं। अगर आप हमारे फाउंडेशन सीरीज़ में हैं, अगर आपने फाउंडेशन का कोर्स लिया हुआ है इंग्लिश फाउंडेशन का, तो डेली एक क्विज़ आपको मिलेगा 7 बजे, जो कि जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर होंगे जो आपके जो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इससे इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी अच्छी चलती रहेगी रोज़ रोज़। वीकली एक प्रैक्टिस टेस्ट मैं भेजता हूँ सैटरडे को, जिसमें आपको ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। वीकली क्लासेस जितनी भी हमारी हो रही है, जैसे एडिटोरियल की हो रही है, एरर डिटेक्शन की हो रही है, उसका हम लोग वीकली कंपाइल करके सारा आपको पीडीएफ भेजते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत रेडी रेफरेंस बन जाता है जो आपने वीक में पढ़ा होता है। वीकली सारे एडिटोरियल्स भी आपको मिल जाते हैं जैसा मैंने बोला, और डाउट क्लियरिंग आप कर सकते हो। अब देखिए, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपके माइंड में बड़ी क्वेश्चंस के डाउट्स आते होंगे कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, या आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है और आप चाह रहे हो कि मैं समझा दूँ आपको पर्सनली वो चीज़, तो आप पर्सनल डाउट क्लियर करवा सकते हो। बट फॉर दिस यू हैव टू बी पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश फाउंडेशन सीरीज़। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए फाउंडेशन सीरीज़ के लिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अपना क्लास का तो ओवर हो चुका है, हम एक बार क्विज देख लेते हैं। ये हमने सारे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, इडियम्स पढ़े थे, इसका आपको मीनिंग लिखना है, कमेंट्स में आप लिख दीजिए। तो फ्यू एंड फार बिटवीन, मैन अप और शिप आउट, ये तीन हमने देखे थे। इन तीनों का कौन सा मीनिंग है वो आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिए और ट्राई कीजिए कि आपको याद रहे ये सारे मीनिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्विज है जिसके आंसर्स मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको वर्ब का करेक्ट टेंस डिसाइड करना है। जैसे ये सेंटेंस है, द डेटा रिवील अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो क्या यहाँ रिवील्स होना चाहिए, रिवील्ड होना चाहिए, रिवीलिंग होना चाहिए, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की सी अ लार्ज जंप इन एनरोलमेंट। ठीक है, तो आप इन सब के आंसर्स डिसाइड कर लीजिए, आप इन सब के आंसर्स नोट करके रखिएगा
और कल की क्लास में मैं आपको इन सब के आंसर्स क्लियर करके बताऊंगा कि क्या सही आंसर है, ठीक है। जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें ये वाले क्वेश्चंस थे, एक बार देख लेते हैं कि उनके सही आंसर्स क्या थे कल वाली क्लास के, ठीक है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस अ न्यू पॉलिसी लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की क्या हो गया हमारा, लास्ट वीक हो गई हमारी पास्ट की बात। तो अनाउंस का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, हमारा पास्ट फॉर्म यूज़ होगा। अब पास्ट में भी दो तीन ऑप्शन आते हैं, क्या सिंपल पास्ट यूज़ होगा या पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा, ठीक है। बट कंटिन्यूस तब होता है जब कोई काम होए जा रहा है होए जा रहा है, बट न्यू पॉलिसी तो एक ही बार अनाउंस होती है, तो क्या होगा, सिंपल पास्ट यूज़ होगा। तो द एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट मीटिंग्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कोऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स मतलब बार बार अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो उससे एक कोऑपरेशन का एक बेस बनता है। अब ऑप्शंस हम देख लेते हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा है वहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। तो अब एक ऑप्शन है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मतलब आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चल रहा है। वो कब होता है, जब कोई एक्टिविटी कंटिन्यूसली हो रही है, अभी भी चले जा रही है, बट ये बात कर रहा है कि एक बेसिस मिलता है मीटिंग्स को, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक्टिविटी चली जा रही है चली जा रही है। तो इस वजह से प्रोवाइडिंग सही नहीं रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है, मीटिंग्स इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आगे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल के लिए ही आएगा, सिंगुलर तो नहीं आ सकता, ठीक है। बट प्रोवाइड्स क्या है, प्रोवाइड्स सिंगुलर वाला होता है, ठीक है, और प्रोवाइड प्लूरल वाला होता है, ठीक है। इसका इन्फिनेटिव फॉर्म आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इस वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म होता है टू प्रोवाइड, ठीक है। तो इसका सिंगुलर में क्या आएगा, प्रोवाइड्स, जब ही प्रोवाइड्स, तो प्रोवाइड्स इज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, जो कि यहाँ के लिए गलत है, हमें प्लूरल करना है क्योंकि हम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर अपना क्या हुआ इसमें, प्रोवाइड, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ट्रम्प रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली बाइडेन कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव। अब इसमें कंडीशनल टेंस यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है इफ। बहुत ध्यान देना है आपको, जब कभी भी इफ आएगा तो कंडीशनल टेंस यूज होगा। तो इफ ट्रम्प रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, ये हो रही है फ्यूचर की बात, अगर ट्रम्प रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, ठीक है, तो क्या यहाँ पे पास्ट यूज़ हो सकता है, नहीं यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम इफ़ की बात कर रहे हैं, कंडीशन आगे की बात है, और दोनों में इस ऑप्शन में पास्ट है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। इफ़ ट्रम्प विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली बाइडेन विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू इनिशिएटिव। बट यहाँ पे विल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विल मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है कि अगर उसने ये चीज़ कर दी, बट इतना कोई स्पेसिफिक की बात नहीं है, दिस इज़ अ कंडीशनल, इसलिए कंडीशनल की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहाँ पे कि अगर उसने ये किया तो बाइडन ऐसा करेंगे, ठीक है। तो विल लेकिन एक श्योरिटी दे देता है कि ये चीज़ होने वाली ही है, बट श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे इफ़ लगा है, इसलिए ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे। वी विल हैव टू गो विथ रिस्पॉन्ड्स एंड विल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ट्रम्प के साथ इफ़ लगा है तो हमारे को ट्रम्प वाले स्टेटमेंट पे हमें विल नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ श्योरिटी है कि अगर ट्रम्प ये कर देगा तो बाइडन श्योरली ये काम बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल हमारा आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी एक श्योरिटी आ जाती है, बट इसमें कंडीशनल है इसलिए हम विल नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक बार रुक पी लो, ठंडी हो गर्म दी थी आपने। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द यूएस स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अब इसमें आप कैसे हिंट लेंगे, बात हो रही है फॉर मैनी ईयर्स, मतलब एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो ड्यूरेशन और टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो इसमें एक कंटिन्यूस चीज़ चल रही है, ये एक मोमेंट की बात नहीं है, ठीक है।
द यूएस स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, मतलब वो चीज़ होती रही है। होती रही है वो कौन सा यूज़ होता है, कंटिन्यूस पार्टिसिपल वाला फॉर्म, बट स्ट्रेंथनिंग तो नहीं हो सकता। द यूएस इज स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप, नहीं, तो क्योंकि इसमें एक पास्ट का भी कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ चलती आ रही है अभी तक। तो अगर हम ये स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, मे भी आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। द यूएस हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है अगर आपको हैज़ बीन यूज़ करना है, और अगर आपको पास्ट से प्रेजेंट तक का सिर्फ कवर करके बोलना है तो हैज़ और स्ट्रेंथेंड, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है हैज़ प्लस वर्ब ईडी, ठीक है। ये आप दोनों फॉर्म्स याद कर लीजिए। अगर आपको आईएनजी के साथ जाना है तो वी बीन आएगा, अगर आपको खाली ईडी के साथ जाना है तो सिर्फ हैज़ के साथ हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वाड बिकम एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर रीजनल सिक्योरिटी। अभी आर्टिकल में जैसे यूज़ हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे इसके वर्ब आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें द क्वाड बिकमिंग, बिकमिंग तो नहीं हो सकता, जब आप पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हो तो हमने हैज़ हैव इज़ ये फॉर्म्स उसके साथ लगने चाहिए, है ना, आईएनजी के साथ। जब वर्ब आईएनजी आता है तो हैज़ हैव इज़ आना पड़ेगा। तो या तो ये होता इज़ बिकमिंग, ठीक है, द क्वाड इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर रीजनल सिक्योरिटी, तो ये ठीक हो जाता। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द क्वाड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर रीजनल सिक्योरिटी, किसी किसी केस में ये चीज़ ठीक हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आगे पीछे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस टेंस में बात हो रही है, फ्यूचर की है या कैसी है, ठीक है। द क्वाड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फोरम, इसको आगे कनेक्टिंग अगर कोई सेंटेंस होता तो ये एक सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन क्योंकि अभी कुछ हमें और आगे कनेक्टिंग का आइडिया नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग सिंपली ये देखेंगे कि बिकेम यहाँ डायरेक्टली फिट हो रहा है। कैसे फिट हो रहा है, द क्वाड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर रीजनल सिक्योरिटी, मतलब क्वाड बन चुका था, ठीक है। बहुत सिंपली ये सेंटेंस में एक फिट हो गई बात यहाँ पे। इसका इन्फिनेटिव फॉर्म आपका क्या होता है, टू बिकम, ठीक है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, बिकेम, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि आईएनजी कब यूज़ होगा, जब आपका इज़ आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा उसके साथ, ठीक है। ये आना ही ज़रूरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता आईएनजी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बिकम्स किसी किसी केस में ठीक हो सकता है और बिकेम भी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो आज की एडिटोरियल क्लास अपनी ओवर हो गई है। ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम कल एक बार डिस्कस करते हैं, और शाम को एक बार हम एरर डिटेक्शन की क्लास में आते हैं। चलो, ओके, थैंक यू गाइस।